नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भुइयां में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। दोस्तों, इस समय रबी फसल में धान की बुआई का समय चल रहा है। इसे गर्मी का धान भी कहा जाता है। इसकी खेती में अगर कुछ बातों को ध्यान में रख लिया जाए तो किसान काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और सोनकस भुइयां में आज हम गर्मी में धान की फसल को लेकर ही चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। ग्रीष्मकालीन धान में अगर किसान कुछ बातों का ध्यान रखे तो अच्छी फसल ली जा सकती है। इस समय फसल की देखभाल में कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। खेतों में पर्याप्त नमी के लिए समय समय पर सिंचाई करना चाहिए। वहीं जरूरत और मिट्टी परीक्षण के हिसाब से खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। फसल को खरपतवार और कीट के प्रकोप से बचाने के लिए भी उपाय करना बेहद जरूरी है, लेकिन इसमें भी बहुत सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में जरूरत से ज्यादा खरपतवार नाशक और कीटनाशक का प्रयोग फसल को नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए इनका इस्तेमाल किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें या फिर उचित जानकारी जुटाकर ही इनका प्रयोग करना चाहिए। वहीं छिड़काव के समय खुद का भी ख्याल रखना जरूरी है। इसके लिए छिड़काव के वक्त मुंह को कपड़े से ढकना और छिड़काव के बाद हाथों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन धान की खेती में अगर किसान ऐसी ही कुछ बातों का ख्याल रखें तो उन्हें फसल की अच्छी पैदावार मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू जी। घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धान के लिए अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा ही कहा जाता है घनश्याम जी, और अगर धान का उत्पादन सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में भी होता है, लेकिन अब ये देखने को मिला है कि गर्मी और ठंड या जो दूसरे मौसम है इसमें भी अल्टरनेट हम धान का उत्पादन किसान भाई करते जा रहे हैं। खासकर अगर हम गर्मी पर फोकस करते हैं तो ग्रीष्मकालीन जो धान है इसकी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, चाहे बीज को लेकर हो चाहे थरहा को लेकर हो। शुरुआत यहीं से करते हैं कि तैयारी कैसे करें इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। चूँकि ग्रीष्मकालीन धान ड्यूरेशन वाइज कम हो जाता है। जैसे बरसात के दिनों में जब धान लगाते हैं तो अधिकतम 135 दिन का अवधि में धान लेते हैं, लेकिन वही 135 दिन का जो धान है वो जब ग्रीष्मकालीन में लेते हैं तो 90 दिन 95 दिन में तैयार हो जाता है। क्योंकि ड्यूरेशन शॉर्ट है, गर्मी ज़्यादा लगता है तो बहुत जल्दी फसल तैयार हो जाता है। और इसका उपयोग करके हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहुत आसानी से ग्रीष्मकालीन धान लगा सकते हैं। बात आती है जो भूमि की तैयारी, तो ग्रीष्मकालीन धान में विशेष रूप से जैसे बहारा नार वाली जो जमीन है उस पर किसान भाई याद रखे, दो देसी हल से अगर जुताई कर रहे हैं तो आड़ा और तिरछा देसी हल से 2 जुताई करें, और अगर ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर से अगर जुताई कर रहे हैं तो 6 नास वाली जो ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर है या 8 नास वाली जो कल्टीवेटर है उससे गहरी जुताई करें। उसके बाद क्या करे किसान भाई कि 4 से 6 दिन के लिए या 8 दिन के लिए उस जमीन को छोड़ दे। उसका फायदा ये होता है ज्योति जी कि जब अपन जुताई करने के बाद ढेले जो निकलते हैं उसको जब छोड़ देते हैं तो उसमें जो हानिकारक जो जीवाणु है, हानिकारक जो फफूंद है वो नष्ट हो जाते हैं, या बहुत सारी चिड़िया ऐसी है जो बहुत सारे कीड़े को चूक के खा जाती है। और एक फायदा और है, जब हम जुताई करके ढेले को छोड़ देते हैं तो वो ढेला धीरे धीरे फूटने लगता है। अच्छा, खुद से फूटने लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। और फूटने का फायदा ये है कि जब वो ढेला पानी पिलाने के बाद जब उस ढेले को सेट करते हैं तो काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन युक्त हो जाता है जमीन में और वो काफी उर्वरा शक्ति प्रदान करता है पौधे को। तो इसका किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखे। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि धान लगाने के तरीके, क्या किसान थरहा के माध्यम से लगा रहा है तो उसकी तैयारी अलग करनी होगी, क्या किसान लाई चोपी जो पद्धति हम लोग बोलते हैं जो अंकुरित करके छिड़कवा पद्धति, तो उससे लगा रहा है तो उसकी तैयारी अलग होती है। और एक होती है उन्नत खुर्रा बोनी। मतलब खुर्रा बोनी जनरली कह दीजिए इसको जून जुलाई में करते हैं, लेकिन जो किसान भाई लाइन स्विंग करना चाह रहे हैं गर्मी के दिनों में वो भी लाइन स्विंग कर दे, उसके बाद पानी दे दे। और एक जो महत्वपूर्ण जो विधि है इसको हम लोग श्री विधि कहते हैं। अच्छा, SRI मेथड। और यही मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको हम लोग मेडागास्टर मेथड भी कहते हैं। जो आप प्रश्न किए कि क्या होता है ये विधि, इस विधि के बारे में बताना चाहूँगा कि जनरली जब हम लोग छिड़कावा पद्धति से धान लगाते हैं, चाहे लाइन स्विंग से धान लगाते हैं, चाहे रोबा पद्धति से धान लगाते हैं, तो बीज की मात्रा अधिक लगती है।
अच्छा। मतलब रोपा पद्धति से लगाएंगे तो 25 से 30 किलो 1 हेक्टेयर के लगता है। छिड़कवा पद्धति से लगाएंगे तो 60 से 70 किलो 1 हेक्टेयर के लिए, 100 किलो तक के किसान भाई बीज के हिसाब से डालते हैं। लेकिन जब श्री विधि से किसान भाई लगाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 किलो के आसपास प्रति हेक्टेयर लगता है। अच्छा, इतना फर्क है? इतना फर्क है। और चूंकि जब 6 किलो के आसपास लगता है तो किसान भाई को मैं यही सलाह दूंगा किसान भाइयों को कि अच्छी किस्म के बीज लगाएं। क्योंकि जब मात्रा कम है तो बीज की जो क्वालिटी वो आप अच्छी रख सकते हैं। बिल्कुल। और इसके पीछे कारण ये है ज्योति जी कि जब हम लोग अच्छी किस्म के बीज लेंगे और श्री विधि से लगाएंगे तो पौध से पौध की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं। अच्छा। और 20 सेंटीमीटर के आसपास रखने का फायदा ये है कि पर्याप्त जगह मिलता है पौधा को, और पर्याप्त जगह मिलने की वजह से कंसे काफी अधिक निकलते हैं, और जितने कंसे निकलते हैं उतने ही बालियां आती हैं। बिल्कुल। और पास पास लगाने से या रोपा पद्धति में लगाने से बालियां कम आती है और उत्पादन कम होता है। जितनी बालियां आएंगी उतना उत्पादन होगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी ही घनश्याम जी जिन्हें ध्यान में रखना बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। खेती की तैयारी मतलब मिट्टी की तैयारी हमने खेत की कर ली है, पद्धतियों पर भी हमने ध्यान दे दिया है, लेकिन बीज भी एक महत्वपूर्ण होता है। जैसे अब थरहा के रूप में हमें इसे लगाना है, तो क्या कुछ इस तरीके से हम लगाएं, किस तरीके की तैयारी करें कि खरपतवार की भी जो शक्ल होती है लगभग वो बिल्कुल एक जैसी होती है, वैसा ही रहता है, तो उसकी बढ़ोतरी ना हो ताकि जो पोषक तत्व है वो खरपतवार को ना चला जाए। इन तमाम बातों पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। फिलहाल हम यहाँ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भैया में। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन धान की खेती कैसे करें, क्या कुछ तैयारी होनी चाहिए, किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। साहू जी, जैसा आपने बताया कि थरहा के रूप में भी हम तैयार कर सकते हैं जब हमें खेत में रोपा लगाना है, तो थरहा हम किस तरीके से तैयार करें, किसान भाइयों को क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि वो जो थरहा तैयार हो वो बड़ा हष्ट पुष्ट हो और उसमें दूसरे जो खरपतवार की जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पर फिलहाल कम हो जाए। बहुत बढ़िया। और किसान भाई यहीं पे गलती करता है। किसान भाई क्या सोचते हैं कि घर का बीज है या सोसाइटी का बीज है और हम 60 किलो बीज डाल दिए हैं, या थरहे में अगर उपयोग कर रहे हैं तो 20 से 30 किलो बीज हमने थरहा लगा दिया है और पूरा अंकुरित हो जाएगा, और सोचते हैं कि 5 एकड़ में ये थरहा लगाने लायक हो जाएगा। तो यहीं पे मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि चाहे सोसाइटी का बीज हो, चाहे वो प्रमाणित बीज हो, चाहे किसान भाई खुद बीज तैयार किया हो। ज्योति जी, जैसे इसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं तो बहुत सारे जो स्टोरेज ग्रेन पेस्ट है वो इनके जो प्लूमुल होते हैं, जो जर्मिनेट होता है उसको खा जाता है, तो वो बदरा के बराबर हो जाता है और उसमें अंकुरण नहीं आता है। तो बदरा और फ्रेश बीज को कैसे छांटे, इसको मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जो बीज किसान भाई लगाने के लिए उपयोग करना चाह रहे हैं उस बीज का बीजोपचार करना बहुत जरूरी है। और बीजोपचार करने के पहले किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि एक बाल्टी में पानी ले ले, और बाल्टी में पानी लेने के बाद 5 किलो के आसपास बीज डालें, और बीज डालने के बाद लगातार हाथ को चलाएं। तो हाथ को चलाने से क्या होता है कि जितनी बदरा वाली जो बीज ऊपर आ जाएगा और उसके बाद उस बीज को अलग कर दे। और इसी में एक और तरीका वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है। मैं कृषि विश्वविद्यालय और भारत में जो धान पे काम करने वाले बहुत सारे जो सेंटर है कि यहीं पर नमक उपचार भी करते हैं। अच्छा। मतलब पानी, फ्रेश पानी ले ले 5 किलो के आसपास, उसमें 1.5 से 2 किलो नमक ले ले, और नमक की सांद्रता तब तक करें जब तक कि एक फ्रेश अंडा, जो मुर्गी का अंडा है, उस अंडे को डालें, और जब तक वो अंडा मतलब तैरे ना तब तक के उसको हम लोग नमक की सांद्रता को बढ़ाते जाते हैं। अच्छा। और इस सांद्रता के बाद जब बीजोपचार करते हैं, बीज को डालते हैं, तो वो बीज जितनी जो स्वस्थ बीज होगी वो नीचे बैठेगी और अस्वस्थ बीज है वो ऊपर आ जाएगा। तो आप आसानी से उसको बिल्कुल उसको अलग कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि यही अस्वस्थ बीज ही खरपतवार का रूप लेता है। अच्छा। क्योंकि एक ही परिवार का है। करगा वर्गीय जो करगा जो निकालते हैं एक ही परिवार का है। बिल्कुल भेद करना मुश्किल हो जाता है साहू जी। कई बार देखिए तो धान की भी वही शक्ल है और खरपतवार भी वही है। मेरे को लगता है कि धान से ज्यादा जो जमीन का जो पोषक तत्व है वो खरपतवार को लेता है, तो फसल का उत्पादन इससे प्रभावित होता है। बहुत अहम जानकारी आपने दी है। आगे चलकर जो कीट नियंत्रण या इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि खाद और कीट नियंत्रण का कितना रोल होता है धान की खेती के लिए। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सोनकस भैया में। तमाम सावधानी रख भी ली जाए घनश्याम जी, तमाम ये पड़ाव को पार कर लेने के बाद जब फसल तैयार हो रही है तो कीटों का प्रकोप भी उसके लिए खतरा हो जाता है, उत्पादन को प्रभावित करता है। चूंकि धान की फसल पानी में डूबी हुई होती है तो इसमें जो कीटों का प्रकोप होता है वो किस तरीके से होता है और इसके उपाय किस तरीके से हमें करने चाहिए? जी जी, चूँकि खरीफ के सीजन में सामान्यतः बहुत सारे कीट आते हैं, क्योंकि पूरे भारत भर में कह दीजिए 40 से 50% जो क्षेत्र होता है वो धान से आच्छादित होता है। और हमारा जो प्रदेश है छत्तीसगढ़ प्रदेश, धान का कुटोरा है ही है, तो सारे के सारे किसान धान लेते हैं तो उस समय कीट ज़्यादा आते हैं। क्योंकि गर्मी के दिनों में लिमिटेड कीट आते हैं। और मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर किसान भाई मेड़ में धान्य कुल के जो खरपतवार है उसको उगने ना दे, या मेड़ों को अगर कैनोपी नहीं है या पौधे से आच्छादित नहीं है या पेड़ नहीं है तो उन मेड़ों के खरपतवारों को जला दे, या क्लोरोपाइरीफास या आपके जो वीडीसाइड्स है उससे खरपतवार को खत्म कर दें। तो बहुत सारे कीड़े जो धान रहता है फसल उस समय वहीं धान में ही अपना जीवन चक्र चलाता है और बाकी समय मेड़ पे आश्रित हो जाता है, तो वहीं पे कीड़े खत्म हो जाएंगे। अब मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जब धान में मुख्यतः टिड्डा लगता है, टिड्डा ऐसा है जिसको हम लोग ग्रासहॉपर कहते हैं, कि जिस खेत में आ गए तो ये सोशल पेस्ट टाइप का है, एक ग्रुप में चलने वाला है, उड़ने वाला टिड्डा है और ग्रुप में चलते हैं। अगर किसी किसान भाई के खेत में अगर टिड्डा का आक्रमण हो गया तो वो रात भर में उस खेत को चट कर जाता है। अच्छा, फसल लगी हुई है उसको वो पूरा नुकसान पूरा पूरा। और दूसरा है हरा माहू, भूरा माहू, स्टेम बोरर। तो इस तरीके से 11 से 12 प्रकार के कीड़े धान में लगते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में बहुत कम कीड़े लगते हैं। और विशेष रूप से हरा माहू, भूरा माहू जो उड़ने वाले कीड़े हैं और लाइट से आकर्षित होने वाले कीड़े हैं, तो किसान भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि प्रकाश प्रपंच का उपयोग करके इन कीड़ों से फसल को बचाया जा सकता है। और प्रकाश प्रपंच ऐसी सरल विधि है कीड़ा नियंत्रण की कि मतलब सोचा भी नहीं जा सकता कि 200 से 250 रुपये के खर्चे में बहुत सारे कीटों को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है कि किसान भाई का जहाँ पे रकबा है वहाँ पर 14 फीट के आसपास का लकड़ी का स्टैंड गड़ा दे और सामान्य बल्ब लगा दे वहाँ पे, और शाम के समय उस बल्ब को जला दे, रात भर बल्ब को जलाए, और नीचे हल्का सा थाला बना दे और उस थाला में पानी डाल दे, और साथ ही वहाँ पे डीजल या मिट्टी का तेल हल्का सा आधा लीटर के आसपास डाल दे। तो वो कीड़े धूप लाइट देख के आकर्षित होंगे और वहाँ पर नीचे गिरते जाएंगे और इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये विधि काफ़ी अच्छा है। और जिन किसान भाइयों के खेत में जब हानिकारक कीट लग जाते हैं तो सबसे अच्छा जो दवा है वो क्लोरोपाइरीफास है, मेटासिस्टॉक्स है, और बहुत सारे जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है उसका भी किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं। और इसको 10 ml के आसपास प्रति स्प्रेयर, 14 लीटर वाली जो स्प्रेयर है उसमें अच्छे से घोल के छिड़काव करे किसान भाई। और कुछ बातों की और मैं बताना चाहूँगा ज्योति जी कि बहुत सारे जैविक कीट नियंत्रक भी बनाए जा रहे हैं। काऊ यूरिन से जो जैविक कीट नियंत्रक बनाए जाते हैं वो काफ़ी कारगर है। नीम की 1 किलो पत्ती ले लें, करंज की 1 किलो पत्ती ले लें, बेशरम की आधा किलो पत्ती ले लें, इन दोनों पत्तियों को बढ़िया से कूट दें। अच्छा, कूटने के बाद देसी मठा, देसी गाय की जो मठा है 5 से 6 लीटर के आसपास की जो मठा है उसमें इन पत्तियों के मिला दे। और उसके बाद 2 ग्राम के आसपास यूरिया डाल दे डिकम्पोजिशन के लिए। और उसके बाद 20 से 22 दिन तक इसको सड़ा के रखें, और सड़ाने के बाद बाहर निकाल ले और निचोड़ के इसका अर्क बना ले। और अर्क बनाने के बाद प्रति स्प्रेयर 1 गिलास के आसपास इस अर्क को डालें। अच्छा, स्प्रेयर में डाल के उसका छिड़काव कर दो। तो ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है, किसान भाई चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि खेती किसानी जब की जाती है तो साथ में जो पशुधन है उनका भी इस्तेमाल होता है, तो मठा भी मैं समझती हूँ आसानी से मिल जाती है। ये तो जानकारी आपने दी, लेकिन मैं छोटी सी चर्चा जब कर रही थी आपने कहा कि टपक पद्धति से भी क्या अब धान की खेती होने लगी है? जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुछ जागरूक किसान भी हैं और हमारे यहाँ भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में टपक सिंचाई के माध्यम से धान की खेती हम लोग कर रहे हैं। अच्छा। और ज्योति जी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे किसानों का शिकायत रहता है कि हमारे इधर डैम का पानी नहीं आता, गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ पानी नहीं है। तो जो किसान भाई सब्जी लगाते हैं टपक सिंचाई के माध्यम से, उन किसानों को मैं सलाह दूंगा कि किसान भाइयों टपक सिंचाई
का उपयोग करके श्री विधि के माध्यम से आप धान की खेती बहुत आसानी से कर सकते हो। बिल्कुल, मतलब ये भी एक विकल्प के तौर पर अब हमारे पास में हो गया है कि अगर बहुत ज्यादा पानी नहीं है तो टपक सिंचाई से भी हम उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। साहू जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि ग्रीष्मकालीन जो किसान भाई हमारे धान की खेती की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये जानकारी बहुत ही फायदेमंद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। सोनकस भुइयां में हमारे खास कार्यक्रम में आज इतना ही। आप देखते रहे IBC 24। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।